हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का पेपर, और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर है, और मैं आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्यूशन हर एक पेज पे हर एक क्वेश्चन का लिख के रखा है, और इसको मैं अच्छे से समझाने वाला भी हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने कक्षा 11 का पूरा जितने भी मॉडल पेपर हैं आपके साइंस साइड के पूरे मैंने करवा दिए हैं, और इसको मैं आज सॉल्यूशन करवा दे रहा हूं। और मैं इसके बाद 10th का और 12th का भी लाने वाला हूं मॉडल पेपर सॉल्यूशन, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर किया करिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से ये पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। तब यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, पेपर में भी आपको देख लीजिए। यहाँ पर पेपर में इस तरीके से दिया गया है, बल F दाब P तथा क्षेत्रफल A में संबंध है। तो बल F जो है आपका और दाब P और क्षेत्रफल A में जो संबंध है वो आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कि दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो यहाँ पर P बराबर F/A आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सब में जिसमें भी P बराबर F/A आ जाए वो वाला आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे P बराबर A को आप यहाँ पर नीचे भेजेंगे तो F/A है ना। तो इस तरीके से आपका दाब का जो सूत्र है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण ज्ञात करना है। तो ये पेपर में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। मैंने ये पूरा सॉल्यूशन जो है पेपर से ही किया है, तो इस तरीके से आप देखते रहिए। यहाँ पर श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का जो त्वरण होता है वो शून्य होता है, क्योंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी अच्छे से किया था। वो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए जाके, नहीं तो यहाँ पर जान लीजिए कि ये शून्य होता है। श्यान द्रव में सीमांत वेग से अगर कोई पिंड गिरता है तो उसका जो वेग त्वरण होता है वो शून्य हो जाता है। फिर आपका जो एक द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोता है यदि स्पर्श कोण हो। तो अगर आपका स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो आपका वो जो आपका द्रव है वो ठोस को नहीं भिगोता है। फिर आपका MT ऊपर में आपको -2 लिखा है, ये है आपका ये विमा। तो किस भौतिक राशि है, तो ये वाली जो है विमा वो किस भौतिक राशि की विमा है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि पृष्ठ तनाव की ये वाली विमा है। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे I × I का मान होता है, तो I × I का मान 1 होता है, ये आप जानते होंगे। फिर आप 0 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर आप पहला आंसर जब देखेंगे तब यहाँ पर 273 केल्विन लिखा है। तो आप तुरंत इस पर टिक मत कर दीजिए, आगे के भी इसके जो हैं उनको देख लिया करिए, फिर टिक किया करिए। क्योंकि मैंने देखा कल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कई लोगों ने इसी को टिक कर दिया था, लेकिन ये है लेकिन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका जब पूरा एक्यूरेट तरीके से दिया गया है 273.15 के केल्विन, तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना था, लेकिन यहाँ पर इसको कई लोगों ने गलत कर दिया। तो इस पर आप ध्यानपूर्वक करिएगा इसको। फिर आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है खंड बा में, ये 6 अंक के प्रश्न है, एक अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 4 है, क्योंकि दशमलव के बाद जो आपके अशून्य अंक होते हैं वहाँ से आपको ये सार्थक अंकों की संख्या गिनना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 7200 ये 4 हो जाएंगे आपके सार्थक अंक। फिर आदर्श गैस समीकरण है, तो आदर्श गैस समीकरण जो होता है आपका वो होता है PV = nRT। तो यहाँ पर उस तरीके से लिखा गया है, ऐसे ही इसमें सब क्वेश्चंस थे। फिर आगे हम बढ़ेंगे अब अपने अगले नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आप देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम लिखिए। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है आपका गति विषयक, उसमें कहा गया है कि हर क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरीके से आपको लिख देना था। फिर यहाँ पर आपको अगला है ऊष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें भी दिया गया है, इसमें पीछे है। हाँ, ये आपका इस 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपका ये 4 नंबर ऊष्माधारिता की परिभाषा लिखिए, ये अंतिम है इसमें। यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी पदार्थ का द्रव्यमान
का मतलब कोई एकांक द्रव्यमान आप ले लीजिए किसी पदार्थ का, उसमें 1 डिग्री तापमान जब बढ़ाने में जो आपको उष्मा लगानी पड़ती है, यानी उष्मा की मात्रा जो प्रयुक्त होती है उसमें, उस पदार्थ की उष्माधारिता कहलाती है, उसी को आप उष्माधारिता कहेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया गया है खंड सा, तीसरा प्रश्न है का नंबर, और इसमें इस तरीके से आप पेपर में देख लीजिए। ये खंड सा जो है 8 नंबर का पूरा है और इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न जो हैं आपके पूरे 2-2 नंबर के हैं। इस तरीके से इसमें सब नियम पूछे गए हैं, नियम ही लिखने हैं सब। तो ये इस तरीके से आप देख लीजिए। जो पहला प्रश्न है हुक्का प्रत्यास्थता संबंधी नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल, जो प्रत्यास्थता की सीमा है उसमें उत्पन्न अगर प्रतिबल जितना अधिक होगा उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि उसमें जितनी विकृति होगी उसी के अनुक्रमानुपाती प्रतिबल होगा और प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती आपका विकृति होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अर्थात लिख सकते हैं प्रतिबल अनुक्रमानुपाती है विकृति के, और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बदलेगा स्थिरांक में, तो यहाँ पर ई बन जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, यहाँ पर इसकी जगह पर और बराबर चिन्ह लग जाएगा। तो प्रतिबल बराबर ई विकृति, ई विकृति जो है आप इसको नीचे भेज दीजिए, प्रतिबल बटे में विकृति बराबर में ई, कांस्टेंट बच जाता है यहाँ पर, मतलब बच जाता है ये आपका। तो प्रत्यास्थता गुणांक इस तरीके से, ये जो ई है वो है प्रत्यास्थता गुणांक। तो इस तरीके से ये वाला हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, स्टोक्स का नियम लिखिए। तो स्टोक्स के अनुसार यदि r त्रिज्या की गोली ईटा श्यानता के द्रव में सीमांत वेग v से गति कर रही है तो गोली की गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा गोली पर आरोपित श्यान बल इतना होता है, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। तो आपका जब पानी में कोई r त्रिज्या की रीटा श्यानता के द्रव में सीमांत वेग v से गिरती है, अगर कोई आप गोली होगी उसको आप पानी में गिराएंगे या फिर द्रव में, किसी भी द्रव में गिराइए, उसमें अगर उसकी r त्रिज्या होगी, कोई भी त्रिज्या होगी, r त्रिज्या माना, फिर ईटा श्यानता होगा, उस द्रव का श्यानता जो होगा, श्यानता गुणांक वो ईटा होगा, फिर आपका वेग जो जिस वेग से आप गिराएंगे वो v मान लीजिए, उसमें गति की तो गोली की गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा गोली पर आरोपित श्यान बल जो होगा, यानी कि पानी या फिर जो आपका द्रव है उसके द्वारा जो उस पर श्यान बल लगे, जो आरोपित श्यान बल होगा वो होगा F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। इस तरीके से ये फार्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको ज़रूर आप पढ़े रहिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका गा नंबर, यहाँ पर द्रव दाब के नियम लिखना है। तो द्रव दाब के नियम आपको बताना है, इस तरीके से देख लीजिए। तो द्रव दाब के नियम निम्नलिखित हैं, आपको इस तरीके से लिखना है, स्टार्ट करना है। फिर किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज, तो आप जानते हैं जब कोई द्रव होता है एक ही क्षैतिज में उसके जो सभी बिंदु होते हैं सब पर दाब समान होता है, यानी कि आपको एक ही ऊंचाई हाइट में आपको क्षैतिज में सभी बिंदुओं पर आपका द्रव दाब होता है वो समान होता है। फिर किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये तो आप जानते हैं कि जितना अधिक घनत्व होगा उतना ही अधिक दाब होगा। फिर आपका अगला जो है यहाँ पर टॉपिक पॉइंट दिया गया है, द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर द्रव द्वारा जो आरोपित दाब होता है पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है, यानी कि आपका कोई भी पिंड है उसमें जो आपका द्रव दाब लगेगा वो हमेशा लंबवत ही लगेगा और किसी तरीके से नहीं लगेगा। फिर स्थिर द्रव में के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो आप जानते हैं कि मुक्त पृष्ठ से जितना अधिक गहरा होगा उतना ही उसके जितना गहराई बढ़ेगी उतना ही उसका दाब बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपका द्रव दाब के नियम हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। फिर आप अब देखेंगे अगला जो है पेज, उसमें हम लाते हैं ये टार्सेली का नियम। यहाँ पर अगला आपका पेपर में दिया गया है टार्सेली का प्रमेय लिखिए। तो टार्सेली का प्रमेय यहाँ पर अगले पेज पे मैंने लिखा है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अकेले देखकर आप क्या करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए तो साथ में देखें तो वो भी कुछ सीख लें। यहाँ से आप देखेंगे टार्सेली का प्रमेय लिखिए। तो किसी छिद्र से किसी द्रव के बहिस्राव जो होता है, यानी कि ये जो टार्सेली का नियम है वो किसी छिद्र, यानी कि कोई आपका मान लीजिए टंकी ही है उसमें कोई आप कहीं पर छेद करते हैं तो उससे जो बहिस्राव होगा, जो बाहर की तरफ पानी निकलेगा, उसका जो वेग है वो आपको इसमें बताने के लिए ये टार्सेली ने प्रमेय दिया है। बहिस्राव का वेग उस वेग के बराबर होगा जो कि द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक
स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर v बराबर √2gh, इस तरीके से ये सूत्र इन्होंने दिया। फिर यहाँ h जो है, h ये जो है ये पात्र में छिद्र की गहराई है, यानी कि टंकी के से जहाँ ऊपर जहाँ तक आप पानी भरें उस लेवल से जहाँ तक आप नीचे छेद किए हैं वो जो h है वो वाला आपका ये पात्र का मतलब पात्र के छिद्र की गहराई हो जाती है। फिर जी तो आप जानते हैं का है जी जितना आपका गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे खंड दा और इसमें 30 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, इसमें 5 अंक हैं तो आपका 6 पंचे 30, तो यानी 5 प्रश्न हैं आपके 6 नंबर के एक प्रश्न है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए और यहाँ पर आपका इसका आंसर देना यहाँ पर लिखा गया है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर है पहला चौथे का तो किसी द्रव के श्यानता गुणांक की परिभाषा मात्रक तथा विमा लिखिए। तो आपका कोई भी द्रव है उसका श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखना है आपको, फिर मात्रक, फिर तथा उसकी विमा भी लिखना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव की एकांक संपर्क क्षेत्रफल वाली दो परतों के, यानी कि एकांक जो बहुत इकाई की वो आपकी जो क्षेत्रफल की परतें हैं उनके बीच का जो कार्यरत बल होता है परिमाण होता है के बराबर होता है। यानी कि जो दो परतें आपकी आपस में रगड़ के चलती हैं वो उन्हीं का ये कार्यरत बल होता है का परिणाम होता है। तो जबकि परतों के मध्य होगा, ये माध्य लिखा है, वेग प्रवणता एकांक होती है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड तथा विमा mt-1 L के पावर -1 है, फिर t के पावर भी -1 है होता है। तो इस तरीके से आप द्रव का श्यानता गुणांक की परिभाषा और मात्रक विमा जान चुके हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, -40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से बदला जाता है उसका सूत्र आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करने का समीकरण, तो आपका जो इसका ये सूत्र होता है, ये 9 यहाँ पर नीचे लिखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये कई जगह इधर लिखा होता है या फिर ये पूरा 5 भी इधर गुणे में लिखा होता है। तो इससे मत घबराइएगा, ये सूत्र एक ही रहता है। यहाँ पर 9 लिखा होगा तो 9c/5 बराबर में f-32, और अगर ऐसे भी लिखा है तो c/5 बराबर में f-32/9। तो ये आपका फार्मूला है। तो c है क्या, डिग्री सेल्सियस, और f क्या है, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख लीजिए c/5, यहाँ पर -40 फ़ारेनहाइट दिया था तो यहाँ पर -40 फ़ारेनहाइट और माइनस में 32 इस तरीके से लिख दिए, तो माइनस जुड़ जाएगा, बटे में 9 है ही है। फिर आप इस तरीके से जोड़ने के बाद -72 पाएंगे बटे में 9, तो 9 8 72, इस तरीके से आपका 8 बार में कट जाएगा, तो -8 इधर आ जाएगा। फिर जो c/5 है -8 इधर है, तो इसको उधर अगर गुणा कर देंगे हम डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिख देंगे, बाद में -8 × 5 बराबर में यहाँ पर आपका -40 आ जाएगा। तो इस तरीके से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में भी आपका -40 डिग्री होता है। तो ये आप याद भी रख लीजिए कि -40 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यही मान है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बराबर, ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो आप अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका सहसंजक तथा आसंजक बल की परिभाषा लिखिए। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था और यहाँ पर भी दिया गया है। तो इस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चंस मैच कर गए थे, तो जिनसे बहुत ही फायदा हुआ। तो मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप जरूर देखा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सहसंजक तथा आसंजक की परिभाषा जो है आपकी, सहसंजक बल असमान पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्यरत आकर्षण बल, जो आपका समान पदार्थों के जो आपका अणु होते हैं उनके मध्य जो कार्यरत आकर्षण बल है उसी को हम सहसंजक बल कहते हैं। और असंजक बल जो है वो असमान पदार्थों के मध्य जो अणुओं के मध्य जो आपका कार्यरत बल होता है, आकर्षण बल होता है, उसे असंजक बल कहते हैं। तो बहुत सिंपल ही ये है, अगर आपका उदाहरण भी पूछता है तो आप बता सकते हैं। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें कुछ इसके उदाहरण भी लिखे हैं, तो वहाँ पर भी आप देखिए। पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो बहुत गलत कर रहे हैं, पहले पिछला वीडियो देखिए फिर इसको देखिए तो और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा और चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। कोई ज़रूरी नहीं यही प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आए, लेकिन इसमें से कई सारे प्रश्न जो ऐसे हैं जो आपके आने ही आने हैं।
तो इसलिए ये वीडियोस जो होते हैं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न के, उनको देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है घ नंबर, उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, मात्रक तथा विमा लिखिए। तो आपका जो उष्मा चालकता गुणांक है उसकी आपको परिभाषा लिखना है इसमें, फिर मात्रक उसका बताना है, फिर उसकी विमा जो है वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर उष्मा चालकता गुणांक की जो परिभाषा है, किसी पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक उष्मा की वह मात्रा है, यानी अगर कोई भी आपका पदार्थ है उसकी चालकता गुणांक जो है उसकी वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड 2 समांतर समतापी पृष्ठों के लंबवत प्रवाहित होता है। यानी कि कोई भी 2 पृष्ठ हैं जो आपस में टच हैं या फिर कैसे भी हैं, उनमें जो उसकी उष्मा, एक पृष्ठ की उष्मा दूसरे पृष्ठ में प्रवेश करती है, उसके लिए ये उष्मा चालकता गुणांक दिया जाता है, प्रवाहित होती है। जबकि पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता एकांक हो, इसे निम्न व्यंजक द्वारा दिया जाता है। तो ये इसके लिए व्यंजक है Q बराबर KA, और यहाँ पर थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और बाद में गुणे में आपका T भी है, बटे में L है। तो ये क्या क्या है, इनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि K जो है आपका नियतांक है, जहाँ इसे उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। उष्मा चालकता गुणांक क्या है, K है, ये आपका कांस्टेंट ये बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ A जो है, A है ये फलक का क्षेत्रफल है, ये जो A है ये फलक का क्षेत्रफल है, जो फलक आपस में टच है उसका क्षेत्रफल है। फिर जो थीटा माइनस थीटा है, तो ये क्या है, आपका फलकों का तापांतर होता है, तापांतर। फिर T जो है समय है, फिर आपका यहाँ पर L जो है वो है आपका फलकों के मध्य दूरी, फिर K का मात्रक, यानी जो ये उष्मा चालकता गुणांक है उसका मात्रक होता है जूल बटे मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। इतना ये इसका ये आपका फार्मूला मतलब मात्रक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए है। तथा इसकी विमा जो है इसी से आपका बन जाएगा MLT के पावर -3, फिर जो आपका ये थीटा है थीटा -1, तो यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये आपका विमी सूत्र हो जाता है और इसका ये आपका मात्रक हो जाता है। फिर इसकी ये परिभाषा हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसके लिए आप ये फार्मूला भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया है उसी में खंड दा में, इसमें है ये अंगा नंबर, बर्नौली प्रमेय में दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष के लिए सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी मैं पिछले वीडियो में देने वाला था, लेकिन उसमें क्या हुआ, वीडियो आपको बहुत लॉन्ग हो गया था और मेरे पास उतना नेट नहीं था इनफ, तो इसके लिए हमें ये वीडियो नहीं, मतलब उसको, इस प्रश्न को उस वीडियो में मैं ऐड नहीं कर सका। और ये जो प्रश्न आपका है ये एग्जाम में पूछ लिया गया, तो कई लोगों ने कहा भी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, फिर मैंने उनको बताया। लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से आप देख लीजिए, आपके साथ ऐसा ना हो। तो दाब शीर्ष जो है वो आपका होता है P/ρg। आपका जो बर्नौली प्रमेय है उसका आपने फार्मूला देखा होगा, उसको मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इस वीडियो में भी मैं उसका दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दाब शीर्ष जो होता है उसमें पूरा फार्मूले में बटे में आप ρg अगर कर देते हैं तो उसके दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और आपका गुरुत्वीय शीर्ष आपको पता चल जाता है। तो दाब शीर्ष है P/ρg, वेग शीर्ष है v²/2g, फिर गुरुत्वीय शीर्ष है आपका h। फिर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष के पदों में बर्नौली प्रमेय इस तरीके से हो जाता है P/ρg प्लस h प्लस v²/2g बराबर नियतांक जो कांस्टेंट होता है आपका। फिर सीमांत वेग की परिभाषा लिखना है। तो सीमांत वेग की परिभाषा या किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी आपको बताना है। तो जब कोई वस्तु लिखा होगा, वास्तु यहाँ पर लिखा है तो वस्तु होना चाहिए। जब कोई वस्तु किसी श्यान के द्रव में गिर रही है तो वह नियत वेग जिसके बाद वस्तु का त्वरण 0 हो जाता है। यानी कि आपका जो सीमांत वेग है तो यह वह द्रव का श्यान द्रव में गिर रही हो तो वह नियत वेग होता है। वह नियत वेग है जिसके बाद वस्तु का जो त्वरण है 0 हो जाता है, यानी कि उसके बाद उसका वेग नहीं रह जाता है। सापेक्षिक वेग जो है वो आपका नहीं रह जाता है, 0 हो जाता है, वही आपका सीमांत वेग कहलाता है। तो इस तरीके से इसका सूत्र दिया गया है v बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा और ईटा g, इस तरीके से आपका दिया गया है। फिर इसके बाद तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है खा नंबर, स्टीफन का नियम लिखिए। किसी कृष्ण पिंड का ताप 300 केल्विन से बढ़कर 600 केल्विन करने पर ऊर्जा उत्सर्जन की दर कितने गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है इसमें प्रश्न में। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस नियम के अनुसार
जो स्टीफन का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यानी कि परम ताप उसका जो है उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसलिए अर्थात यहाँ पर लिख लीजिए ई जो समानुपाती किसके, चतुर्थ घात के ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए परम ताप के चतुर्थ घात के बराबर ई बराबर, यहाँ पर ये जो जब हटेगा ये आपका समानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पर सिग्मा ये कांस्टेंट आ जाएगा, स्थिरांक ई मतलब आपका ई बराबर सिग्मा टी के पावर में 4, इस तरीके से आपका आ जाएगा। दिया क्या है, पहला दिया है 300 केल्विन, जो आपका प्रश्न है न्यूमेरिकल उसको भी सॉल्व करिए। ये आपका T1 दिया है, यानी कि पहला जो आपका परम ताप दिया है वो है 600 केल्विन। फिर स्टीफन के नियम के अनुसार ई जो ये कांस्टेंट ये स्थिरांक समानुपाती है किसके, टी के पावर में 4, इस तरीके से। फिर यहाँ पर T2 जो दिया है वो है बराबर में 600 केल्विन, ये दोनों रख दीजिए यहाँ पर, इसको सूत्र रख दीजिए इसको। फिर यहाँ पर आप जो करेंगे वो E2 बटे में E1, फिर इसका T2 बटे में T1, इस तरीके से ये होता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इसी तरीके से आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से करना है, तब आपका आंसर सही आएगा। तो T2 बटे में T1 के पावर में 4 घात 4 है, इसलिए बाद में बराबर में 600 बटे में 300 के पावर में 4 बराबर में E2 बटे में E1 बराबर में आपका आ जाता है 16। 0 से 0 कट के ये इसका जब वर्क कर लेंगे पूरा क्लियर करके, यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा बराबर में E2 बराबर में 16 के, यानी कि 16 गुना हो जाएगा उसके, जो आपका केल्विन है वो उसके 16 गुना हो जाएगा E2 का मान। तो इस तरीके से आपका ये खा नंबर हो जाता है। फिर अगला अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो गा नंबर जो है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आदर्श द्रव किसे कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो आदर्श द्रव किसे कहते हैं, वह द्रव जिसमें शून्य सपिंडता होती है, यानी कि वो पिचकता नहीं, दबता नहीं। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहाँ भी आप देख सकते हैं। वह द्रव जिसमें शून्य सपिंडता होती है और शून्य सयांता का गुण उपस्थित होता है उसे आदर्श द्रव कहते हैं। तो यानी कि जो असपिंड है और असयान है उसे उपस्थित हो उसे आदर्श द्रव कहते हैं। बस ये अब आपका है अविरतता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नलिका में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा हो, तब प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a द्रव तथा द्रव के वेग v के गुणनफल नियत रहता है। यानी कि आपका कोई भी जो अनुप्रस्थ काट की परिच्छेद नलिका है उसमें अगर धारा रेखी प्रवाह हो रहा है, बह रहा है कोई द्रव, तो उसमें तब उसके प्रत्येक बिंदु है उस पर नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जितना होगा a, बाद में फिर आपका जो उसका वेग होगा गुणनफल, वेग और ए आपका क्षेत्रफल उसके गुणनफल के हमेशा नियत रहता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए नियतांक रहता है। कहीं भी आप उस नलिका में देखेंगे तो उसका ये दोनों चीज़ें नियतांक मिलेंगी। तो विशिष्ट उष्मा की परिभाषा लिखना है और सूत्र और मात्रक उसका लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका इतना आपको उस विशिष्ट उष्मा की परिभाषा, सूत्र और मात्रक लिखना है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा के बराबर होती है। यही क्वेश्चन सेम आपको उष्माधारिता यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, थोड़ा सा बदल दिया गया था और लोगों को लगा कि ये दूसरा प्रश्न है इसलिए इसको नहीं कर पाए। तो विशिष्ट उष्मा की परिभाषा के लिखना है और सूत्र और मात्रक। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा के बराबर होती है। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से ये इसका विशिष्ट उष्मा का परिभाषा, सूत्र, मात्रक हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है पृष्ठ तनाव की परिभाषा, मात्रक और विमा आपको लिखना है। तो पृष्ठ तनाव वह बल होता है जिसका मान द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल, मुक्त जो आपका द्रव है उसका मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल जो है पर खींचा गया काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत कार्यरत बल होता है। जो आपका ये खींची गई रेखा है उस पर एक प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत
कार्यरत बल जो होता है वही आपका पृष्ठ तनाव होता है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में तो यहाँ पर आप वीडियो पीछे करिए और इसको दोबारा सुनिए या फिर एक बार आप खुद से पढ़िए तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मात्रक जो उसका होता है न्यूटन बटे मीटर होता है, विमा mt-2 होती है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर दिया गया है खंड सा, तो यहाँ पर आपका खंड या दिया गया है, सा नहीं खंड या दिया गया है। 20 अंक के प्रश्न हैं यहाँ पर और इसमें 4 प्रश्न हैं टोटल और ये इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर इनका आप देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि स्टील जो है रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु की उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये आपने पीछे भी देखा। फिर यहाँ पर आपका आगे दिया गया है माना स्टील, ये जो आपका अगला न्यूमेरिकल है वो मतलब सिद्ध जो करना है वो माना स्टील एवं रबड़ के तार की समान लंबाई L तथा समान त्रिज्या R है। इसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः YS स्टील है, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील, यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका ये रबड़ है ना है। दोनों पर m द्रव्यमान लटकाने पर लंबाई, जो आप m द्रव्यमान दोनों पर लटकाएंगे तो उसमें जो आपका लंबाई में वृद्धि होगी क्रमशः डेल्टा LS, L यहाँ पर लंबाई में वृद्धि किसमें आपका स्टील में, और यहाँ पर डेल्टा LG यहाँ पर आपका उसमें परिवर्तन है आपका ये जो रबड़ है उसमें है। तब स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका इस तरीके से ये हो जाएगा। फार्मूला रख दीजिए, वही रख करके इस तरीके से आप देख लीजिए। फिर रबड़ के लिए भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। फिर आप रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक इस तरीके से रख देंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगा। फिर पूरा क्वेश्चन इस तरीके से देख लीजिए। फिर यहाँ पर एक और पेज दिया गया है, इसमें भी कुछ बाकी है इसका, यहाँ पर देख लीजिए। अतः इतना आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका स्टील का है वो रबड़ से अधिक होता है। ये आप जानते होंगे कि जो रबड़ है उसको थोड़ा ज़्यादा आप अगर खींच देंगे, आपको लगता है खींचने में कि हाँ ये अधिक बढ़ेगा, लेकिन स्टील आपका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन रबड़ है कुछ समय बाद टूट जाता है। तो इसलिए इसका आपका स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है अधिक होता है रबड़ की अपेक्षा में। तो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया है 7वां नंबर। किसी द्रव की पृष्ठ ऊर्जा से क्या समझते हैं? मुख्य पृष्ठ के प्रसार में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छे से पढ़ के नहीं सुनाया है, तो उसको आप देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर ये दोनों दिखा दे रहा हूँ। इनको आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो मैं इसके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 7वां प्रश्न भी पूरा इस तरीके से देख लीजिए। ऊपर करके दिखा दीजिए आप। तो यहाँ पर ये पूरा देख लीजिए, ये पूरा प्रश्न इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पूरा अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, तब इसको आप पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।